नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लेक्चर नंबर 7। और इस सभ्यता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका आयात किस तरह का था, उनका निर्यात किस तरह का था, वे भार माप के लिए किस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते थे, परिवहन के लिए उनके पास क्या मार्ग थे और किस तरह की चीज़ों का वो उपयोग किया करते थे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो पूरी इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसे हम जानेंगे और इस बात का भी पता लगाएंगे कि ये सभी चीज़ें हमें किस तरीके से पता चलती हैं और जो यहाँ से हमें तथ्य मिलते हैं क्या वे अन्य सभ्यताओं में या संस्कृतियों में भी दिखाई देते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न है गीतों का। ये मैंने 2 कार्टून कैरेक्टर रखे हैं अपने पूरे वीडियो में, इसमें ये है गीतो। ठीक है, ये प्रश्न पूछने का भी काम करेंगे और कई बार स्मार्टली आंसर भी देने का काम करेंगे। ठीक है, तो इनका एक प्रश्न है कि क्या आधुनिक समय में जैसा व्यापार वाणिज्य होता है, क्या पहले भी ऐसा ही होता था? तो वहीं पर मैं उसमें उत्तर दूंगा कि हाँ, बिल्कुल होता था। और ये होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आज हम पूरा लेक्चर देखेंगे उसमें यही बातें तो हम जानेंगे कि जो व्यापार वाणिज्य है वो किस तरीके का होता था और क्यों होता था। होता ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी सिंधु घाटी सभ्यता को है ना, इंडस सिविलाइजेशन को बहुत डीप में नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से देखा है, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न होता है, एक यक्ष प्रश्न की तरह होता है कि क्या इस तरह का बिजनेस मॉड्यूल जो हम करंट में यूज करते हैं, क्या पास्ट में भी ये चीज थी? तो वही चीज बताएगा आज का हमारा ये लेक्चर। चलिए करते हैं स्टार्ट। गीतों के प्रश्न का उत्तर अभी पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा देना चाहता हूँ। इस इमेज के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे इमेज में आपको क्या क्या आर्थिक व्यवस्थाएं और आर्थिक क्रियाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीन्स कि कुछ वस्तुएं यहाँ पर आ रही हैं तो कुछ वस्तुएं यहाँ से जा रही हैं। ठीक है, और इसी के साथ कुछ चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए, बैलगाड़ी के माध्यम से कुछ वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही हैं, तो कुछ वस्तुएं इस नगर से दूसरे नगर की ओर भी जा रही है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हैं जो इस इमेज में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड एक इमेज है जिसमें आपको ढेर सारी आर्थिक क्रियाएं दिखाई देगी। आपने यदि प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा है तो उन प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इन चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इस पूरी इमेज को मैं लगभग 2 बार अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, उन्हें आप जरूर से देख लीजिए ताकि इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपको क्लियर है, आपको दिख रही है सारी एक्टिविटीज, तो प्लीज कमेंट करिए और लिखिए अपनी कॉपी में कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या होता था। या इसको एक असाइनमेंट की तरह हम लोग ले लेते हैं। और असाइनमेंट क्या है कि यहाँ पर आप 100 शब्दों में है ना, 100 वर्ड्स में एक नोट लिखिए। ठीक है, इस इमेज को देखकर एक नोट लिखिए कि आपको क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज सिंधु घाटी सभ्यता में इस इमेज को देखकर लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है आर्थिक प्रगति, कि इस सभ्यता के लोगों का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो किस तरीके से हुआ। क्या उस समय भी हम लोग जीडीपी को देखते थे या फिर कोई जीएनपी को देखते थे, या भारी मात्रा में उद्योग लगाने पर ही बल दिया जाता था, या सिर्फ एग्रीकल्चर या कृषि पर ही बल देते थे, या उस समय का पशुपालन, इस तरह की जो चीजें हैं ये कैसे काम करती थी, है ना। जाहिर सी बात है ये 2 चीजें तो उस समय होंगी नहीं, क्योंकि जीडीपी जीएनपी जो है ये 17वीं शताब्दी में डिफाइन की गई थी। और इसी के साथ साथ जब आप देखेंगे कि यहाँ की आर्थिक प्रगति है तो वो विदेश व्यापार पर निर्भर है। ठीक है, और विदेश व्यापार का जो मॉडल है वो जाहिर सी बात है कि आयात और निर्यात पर ही आधारित होगा और किस तरीके से काम करेगा उस चीज को हमें आपको समझते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल व्यू है जिसको समझना हमें बहुत जरूरी है। देखिए, सैंधव सभ्यता जो है, जैसा कि इमेज हमने ऑलरेडी पीछे देखी, उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सैंधव सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी व्यापक रूप में रहती है ना। एक ब्रीफ फॉर्म होता है इसका, और ये
हमारी जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं ठीक उसी के समान काम करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में हम लोग भूमंडलीकरण की बात करते हैं, ठीक है, हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इकोनॉमीज को आपस में जोड़ने की बात करते हैं। ये सारी चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ऑलरेडी हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने यहाँ तो व्यापार करते ही थे, लेकिन अपने यहाँ के व्यापार के साथ साथ वे अन्य देशों के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे और अपने ही क्षेत्रों में भी विभिन्न इलाकों में वे व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार है मोस्ट ऑफ दी स्थल मार्ग, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, और समुद्री मार्ग से हुआ करता था, ठीक है। और स्थल मार्गों में खास तौर पर अपने यहाँ मतलब कि जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है जिसमें फैली हुई है, यहाँ पर ही अच्छे से बिजनेस चलता था। और इसी के साथ जो सुमेरियन सभ्यता है वहां समुद्र के माध्यम से ये लोग पहुंचते थे, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ की आर्थिक प्रगति के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो सबसे साधारण सा उत्तर है कि अगर आप किसी एक ऐसे विलेज की यात्रा करें जहां पर आपको ढेर सारी झोपड़ी ही झोपड़ी नजर आती हो, तो आपके मन में सीधे बात निकलेगी कि यार यहाँ के जो लोग हैं वे बहुत गरीब हैं, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। और जब आप किसी नगर में घूम रहे हों, किसी विशाल नगर में जहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हों, लंबी चौड़ी सड़कें हों, अच्छे बाग बगीचे हों और लोगों के पास लंबी लंबी गाड़ियां हों, अच्छी नई लग्जरी चीजें हों, तो उनको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये लोग बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है, समृद्ध है। तो यही चीज है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो संसाधन हमें आज के समय में प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों को देखकर, उन लोगों के घरों को देखकर, उन लोगों के मोहरों को देखकर, उन लोगों के नगरों को देखकर, नगरों की जो व्यवस्था है उसे देखकर हमारे दिमाग में खुद ब खुद ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये लोग जो हैं इनका जीवन बहुत समृद्ध था बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, ठीक है, एंड कॉमर्स। इसके बाद यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमें अर्थव्यवस्था के सभी अंगों जैसे एग्रीकल्चर, विनिर्माण और सेवा जो क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, ये सब हमको दिखाई देता है। लोग यहाँ के सबसे पहले एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किए, देन उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होता था वो मैं भी आपको क्लियर करूंगा इस पूरी वीडियो में। और सर्विस सेक्टर में कुछ लोग एक जगह से चीजों को दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे और उन्हें बेचकर बीच में अपना मुनाफा वसूल किया करते थे। संभव है कि कोई बैंकिंग जैसी व्यवस्था भी यहाँ पर समय के साथ उत्पन्न हो गई होगी। कृषि के अंतर्गत विभिन्न तरह की फसलों को उगाने का काम करते थे। इसके साथ साथ उनका रख रखाव करना, पशुपालन करना, ये सब काम इनको आता था। एग्रीकल्चर में खास तौर पर जब से इन्होंने तांबे का उपयोग शुरू किया, इन्होंने कांसे का उपयोग शुरू किया और पत्थर निर्मित जो औजार है इनका उपयोग शुरू किया, तब से इनके जो खेत हैं उनकी जुताई होने लगी और फसलों की जो उत्पादकता है वो भी कई गुना तक बढ़ गई। संसाधनों की प्राप्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के जो संसाधनों की उपयोगिता है वही उनके विकास का मुख्य कारण थी। जैसे उदाहरण के लिए तांबा एक संसाधन है, इसका उपयोग वे कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि इन लोगों का आर्थिक विकास कैसे होगा। जैसे कांसा, पत्थर या हाथी दांत की वस्तुएं, सोने की वस्तुएं, चांदी की वस्तुएं, ये सब इस बात को कहने के लिए काफी हैं कि इनकी जो उपयोगिता है उससे इन्होंने कितना मुनाफा कमाया होगा, आर्थिक रूप से प्रगति हासिल की होगी। औद्योगिक उत्पादन संभवतः बड़े नगरों तक ही सीमित था, ये बात बिल्कुल श्योर हम कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि औद्योगिक जो चिन्ह है वो बड़े बड़े नगरों में ही मिले हैं, छोटे छोटे गांवों में नहीं मिले हैं। और एक और चीज आप यहाँ समझेंगे कि देखिए व्यापार जो होता है ना उसे सपोर्ट करने के लिए सबसे पीछे होता है कृषि, एग्रीकल्चर। जो व्यापार होता है उसे सपोर्ट करने के लिए सबसे पीछे होता है कृषि, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो है वो ग्रामीण इलाकों में ही होता है और व्यापार जो है वो शहरी इलाकों में होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब कृषि अपने अप पर होगी, सबसे ऊंचाई पर होगी, तो उसके बाद इसने सपोर्ट किया होगा व्यापार को, बिजनेस को, और बिजनेस जब हुआ तो उसे शहरी व्यवस्थाओं को जन्म लेने का मौका मिला। तो औद्योगिक उत्पादन, वाणिज्य का काम, ये सब जो है बड़े नगरों तक था और ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर होता था। इसके साक्ष्य हमको मिल चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापक विस्तार, ये मोस्ट आईएमपी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। व्यापक विस्तार के कारण ही
और आपसी आत्मनिर्भरता और व्यापार तंत्र के कारण इनका जो व्यापार है वो बहुत विकसित रहा। मतलब कुल मिलाकर ये हड़प्पा सभ्यता के व्यापक विस्तार का कारण आपसी आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यापार तंत्र, ये भी एक मुख्य बिंदु के रूप में कहा जाता है। कारण क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे कि शुरू में ये पंजाब के इलाकों में रहते थे, पंजाब के बाद ये निकलकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचे, उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर की ओर पहुंचे, उसके बाद ये कुछ राजस्थान और गुजरात के इलाकों में पहुंचे। ठीक है, इसके बाद इनके ये जो हैं आपके चन्हुदड़ो जो सिंध प्रांत में है, और उसके बाद सुत केंगेडोर, यहाँ तक ये पहुंचे थे, यहाँ से निकलकर। कारण क्या है कि इनके जो बिजनेसेस हैं, इनके जो ट्रेड होते थे, ये सामान जहाँ से मंगाते थे उन्हीं रास्तों पर अपनी बस्तियों को बसाकर रहने लगते थे, और धीरे धीरे वे बस्तियां नगरों का रूप लेने लगती थी। तो व्यापक विस्तार का कारण जो है वो मुख्य तौर पर इनकी आत्मनिर्भरता, मतलब अंतर निर्भरता, खुद की निर्भरता, अपने देश के प्रति निर्भरता, यहीं से सामान लेना और यहीं सामान बेचना, ये और व्यापार तंत्र मुख्य कारण रहा है। आप लोगों ने टाटा नगर का नाम सुना होगा, है टाटा नगर का नाम सुना होगा, या जमशेदपुर का नाम सुना होगा। तो ये जो नगर है ये पूरा उद्योग के कारण बसा है, केवल उद्योग के कारण बसा है। आपने चंदेरी का नाम सुना होगा जो चित्तौड़ के पास है, ये नगर भी मुख्य तौर पर उद्योग के कारण ही नगर बना है ना। मैं पहले ही ग्राम हुआ करता था और फिर ये नगर बना। तो ये जो उदाहरण है, ये जो दो उदाहरण मैंने आपको दिए, ये उद्योग के कारण है, और ठीक यही उदाहरण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखाई देते थे। मूल संसाधनों का अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होना और सिंधु नदी घाटी के विविध क्षेत्रों को जोड़ने का कारण बना। स्टार्टिंग में जब ये सिंधु घाटी और उसकी जो पंच नदियां हैं, ठीक है, उन पंच नदियों के आसपास ही रहा करते थे। ये गंगा नदी, या जो आपकी यमुना है, या फिर मैं कहूँ कि माही, और साउथ में नर्मदा के किनारे तक या उससे आगे तक पहुंचने का कारण क्या रहे, तो अलग अलग स्थानों पर मूल संसाधनों का होना, जिसके कारण इनकी पकड़ इन इलाकों में भी होने लगी थी। ठीक है, अगर सपोज कि यहाँ पर कोई संसाधन ना होते तो काहे को ये इतने दूर दराज के इलाकों में जाते और काहे को अपनी बस्तियां बसाते। तो मूल संसाधनों का अलग अलग स्थान पर उपलब्ध होना भी मुख्य रूप से सिंधु घाटी क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, और शायद ये भी एक मुख्य कारण है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये पहुंचे। तो उसका मुख्य कारण है कि ये भी है कि संसाधन विविध रूप से फैले हुए थे। इसके बाद एक चीज और आप समझें कि हमने कुछ नगरों की जब खुदाई की, जैसे हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों की, तो यहाँ से जो हमें उत्खनन और अवशेष प्राप्त हुए, ये हमें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये जो नगर हैं ये व्यापार के केंद्र थे। जैसे आज के समय में दिल्ली, मुंबई, है ना, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, ये सब व्यापारिक नगर हैं, और इन व्यापारिक नगरों के आसपास जनसंख्या का बहुत बड़ा वितरण है, और व्यापारिक नगर होने के कारण ये नगर भी बहुत बड़े हैं। ये नगर भी बहुत बड़े हैं, ठीक है। इनमें से कुछ नगर जो हैं वो व्यापारिक रास्तों में भी आया करते थे, जिसकी वजह से भी उन नगरों का विकास संभव हुआ। जैसे लोथल, लोथल क्या था, तो लोथल जो है ये एक समुद्री मार्ग देने वाली एक जगह थी, जहां से होकर लोग अरब की ओर, या मैं कहूँ कि सुमेर घाटी की ओर अपने सामान को बेचने जाते थे, और लोथल आकर उस सामान को देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम होता था। तो कुछ ये भी रीजन रहे जिनकी वजह से इनका जो व्यापार है और जो क्षेत्र है वो विकसित अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि ये तो व्यापार के कुछ मेन फैक्ट हो गए कि कैसे इनका व्यापार और नगरीय जो व्यवस्था है वो विकसित हो पाई थी। लेकिन इस व्यापार को बढ़ावा देने में किन लोगों का हाथ था? तो इस व्यापार को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा जो काम था वो था शिल्पियों का। किसका काम था? शिल्पियों का। ठीक है, अब देखिए शिल्पियों का काम कैसे था इसको हम समझें। तो यहाँ पर कोई भी सामान मूल रूप से उत्पन्न नहीं होता था, कोई संसाधन नहीं होता था। ये मूलतः कृषि योग्य भूमि थी, आज भी कृषि योग्य भूमि है। इन इलाकों में कोई ज्यादा बड़े
उद्योग धंधे नहीं लगे हैं। ये लोग क्या करते थे कि जो लोग कृषि से फ्री हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उन्होंने शिल्प और उद्योग की ओर जाना ज्यादा सही समझा, और इसी के लिए वे दुनिया भर से संसाधनों को अपने यहाँ मंगाकर उनके ऊपर कुछ काम करते और काम करके उन्हें वापस दुनिया के क्षेत्रों में बेच देते थे। ठीक है, तो शिल्पियों ने पहले किसी काम को सीखा, फिर उद्योग लगाए, और उनके दम पर जो नगरीय व्यवस्था है वो बन पाई और व्यापार वाणिज्य विकसित हो सका था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं कहूंगा कि आप लोग अपनी नोटबुक में इन्हें नोट जरूर कर लें, क्योंकि इन्हें आप नोट करेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज समझ में आपको आ जाएगी। देखिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विभिन्न व्यवसायों का जन्म हुआ। जब अर्थव्यवस्था जीरो थी, जीरो में सबसे पहले व्यक्ति ने क्या किया? कृषि किया। फिर कृषि के बाद उसने क्या अपनाया? पशु पालन अपनाया। ठीक है, और जब कृषि बहुत अच्छा होने लगा, पशुपालन अच्छा होने लगा, घर आत्मनिर्भर होने लगा, तो उन घर के लोगों ने कुछ लोगों को फ्री कर दिया। फ्री कैसे कर दिया? कि अब तुम एक काम करो, तुम कोई और काम धंधा देखो, ये तो हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने उसके बाद घर बनाना शुरू किए, मतलब मकान बनाने शुरू किए। इसके बाद कुछ लोगों ने देखा होगा कि यार ये जो मकान है, ये इनको और अच्छा बनाना है, तो हम कुछ ईंट जैसी चीज बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ घर से जुड़े हुए बिजनेस, मतलब कि ईंट उद्योग का जन्म हुआ होगा। इसी के साथ साथ जब घर बनाने वाले लोग होने लगे, तो आर्किटेक्ट जैसी चीज उभरी होगी, जो ये बताती होगी कि घर का पूरा डिजाइन या नक्शा कैसा होगा, ये वाली चीज। और जब घर में लोग रहेंगे तो उनके उपयोगी सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, घड़े हो गए, या अन्य खाद्यान्न वस्तुएं हो गई, जिनके ऊपर कुछ वर्क वगैरह हो गया। तो वो सारी चीजें जो हैं वो व्यवसायियों से बाद में इन्होंने जन्म लिया होगा। ये वाली चीज यहाँ पर हमको क्लियर होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बढ़ई का अस्तित्व जो है वो लकड़ी काटने हेतु अवश्य रहा होगा। जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में लोगों का जन्म हुआ होगा। ठीक है, पहले जीरो रहा होगा, जीरो से एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर के बाद स्थायी आवास वगैरह ये सारी चीजें हुई, और देन उसके बाद अन्य व्यवसाय बढ़ते चले गए। तो वही वाली चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि बढ़ई का अस्तित्व हुआ लकड़ी काटने के लिए। और क्यों हुआ? तो उसका कारण है कि उस समय हो सकता है कि खाना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती हो, लकड़ी काटने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती हो। इसी के साथ साथ जब घर बनने लगे तो पहले एक स्टोरी बनती होगी, फिर सोचा है चलो इसको डबल स्टोरी कर लेते हैं। पर डबल स्टोरी करने के लिए छत कैसी रखी जाए? तो छत लकड़ी घास फूस आदि रखी गई, जो बहुत मजबूत बन गई, और उसके ऊपर फिर लोगों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया होगा। तो इस तरह की लकड़ी वगैरह को उपलब्ध कराने का काम किसका रहा होगा? तो वो काम बढ़ई का रहा होगा। ईंटों के निर्माण शुरू हुआ, जिस सब मैंने आपको बताया, तो उससे कुम्हार जो है उन्होंने जन्म लिया, और उनकी जीविकापार्जन जो है वो ईंटों के निर्माण, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, इसके आसपास ही हो गई। अगर आप सोचिए कि मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं, तो उससे ईंटें क्यों नहीं बनाई जा सकती? वो भी संभव है। चंदा नगरों के अनुपम नियोजन के लिए वास्तु विशेषज्ञ और मकानों के निर्माता राजगीरों की उपस्थिति भी आवश्यक होने लगी, क्योंकि इतने बड़े नगर कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता, और इनको बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों, खासकर विशेषज्ञों की आवश्यकता भी होगी। जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लगी, लोगों के पास धन होने लगा, तो उस धन का उपयोग उन्होंने करना शुरू किया। अच्छे आभूषण पहनना शुरू किए, तो आभूषण बनाने के लिए भी लोगों का जन्म हुआ होगा। जैसे धातुओं को गलाने, उन पर काम करने के लिए सुनार जैसे व्यक्ति जरूर उपस्थित रहा होगा। ये भी एक विशेषता है जो इस सभ्यता में जन्म ली होगी। इसके बाद ये लोग धातुओं के अतिरिक्त शंख, सीप, घोंगा, हाथी दांत आदि के कार्यों को करने में भी निपुण हो गए। मोहनजोदड़ो से हाथी दांत का एक पात्र भी हमें मिलता है। ये जो दोनों पॉइंट है, ये हमें ये बात बताने के लिए काफी है कि जो शिल्पी थे या शिल्पकार थे, वे लोग अब कितनी आगे बढ़ चुके थे। लेकिन ये चीज कोई एक दिन में नहीं हुई होगी, ये बात आप समझ लीजिए कि ये चीज कोई एक दिन में नहीं हुई होगी, इसको होने में बहुत साल लगे होंगे। आज जो हम अपनी व्यवस्था देखते हैं या व्यवस्थाओं का पूरा क्रम देखते हैं, तो उसमें जनरेशंस होती हैं। पहली जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, फिर चौथी जनरेशन, और आप देखते हैं कि एक के बाद एक जो है वो अपडेट भी होती है। पहले 0 होता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर भी जो व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग थे, उन्होंने इन चीजों पर बखूबी बहुत अच्छे से ध्यान दिया। न सिर्फ ध्यान दिया, बल्कि इसको इतने अच्छे विकसित लेवल पर ले गए
कि दुनिया भर में इन चीज़ों की डिमांड होने लगी। कैसे होने लगी उसको मैं आगे इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। इसी के साथ साथ अनाज को पीसने के लिए चक्कियों का निर्माण किया गया। ओखलियों का प्रयोग भी इस समय किया जाने लगा, जिससे कुछ लोग जरूर जुड़े रहे होंगे जिन्होंने आटा चक्की वगैरह चलाई होगी और ओखलियों में उस आटे को पीसते रहे होंगे, क्योंकि व्यापारियों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा ना कि वो लोग आराम से जो है अपने घर का अनाज पीस लें और उसको खाने का काम शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा। व्यापारी ने सोचा होगा भाई मैं अपना व्यापार अच्छे से कर सकता हूँ, उससे मैं 2 पैसे कमा सकता हूँ, उस 2 पैसे का प्रयोग करके मैं अपने लिए अच्छे अनाज को, पिसे हुए अनाज को ले सकता हूँ, जैसा कि आज के समय में हम लोग करते हैं। ठीक वही चीज उस समय भी बनी होगी। बैलगाड़ियों का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से अनाज ढोने और व्यापारिक जो काम है उन्हें करने के लिए किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे आज के समय पे हमारे पास गाड़ी घोड़े होते हैं, हम किराए की गाड़ी ले सकते हैं, ठीक उसी तरह की चीज जो है वो बैलगाड़ियों के माध्यम से होती थी और कुछ लोग इस तरह के व्यवसाय से भी जुड़े रहे होंगे। इसके लिए कुछ साक्ष्य हमको मिलते हैं। बैलगाड़ियों की आकृति के खिलौने मिल गए चंडीगढ़ से, हड़प्पा आदि स्थानों से, जिसके आधार पर हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बैलगाड़ियों की आकृति मिलने से ये लोग जरूर इसी का उपयोग अपने बिजनेस और चीजों को लाने ले जाने के लिए करते होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये तो चलिए हमने समझा कि व्यापार कैसे डेवलप हुआ और कैसे लोग शिल्प आए और फिर शिल्पकारियों ने कैसे एक बिजनेस को जन्म दिया, एक पूरा मॉडल तैयार कर दिया इकोनॉमी के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि क्या इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ अपने देश तक ही सीमित था? तो उसका जाहिर सी बात है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि देश तक सीमित नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा काम करना या इस तरीके से अर्थव्यवस्था को विकसित करना जिसमें आयात निर्यात का मॉडल हो और खास तौर पर जो भुगतान संतुलन है वो अपने देश के प्रति हो, ये संभव नहीं है। केवल देश में संभव नहीं, विदेशों के साथ भी संबंध होना जरूरी है। तो इन लोगों ने अन्य समकालीन जो सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की, तो इनके साथ में इन लोगों ने अपने व्यापारिक संबंध कायम कर लिए थे। और देखिए एक चीज और आप यहाँ पे समझिए कि जैसे सपोज कि ये हमारे भारत का मैप है, ये लोथल है, यहाँ से लोग निकलकर और सुमेर घाटी की ओर जाते हैं। ये यहाँ पर आपको फारस की खाड़ी मिलेगी, ठीक है, और इस फारस की खाड़ी से होते हुए जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। इसका मैप मैं आगे ऑलरेडी आपको बताऊंगा। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग जब यहाँ से निकल कर ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग वहां पर जाकर ये कैसा खान पान करते हैं, है ना, याद रखिए, खान पान करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कैसा रीति रिवाज वगैरह इनका है, उस सबको भी ये लेकर जाते हैं। आप ये मत समझिए कि व्यापारी जो है वो केवल व्यापार करने ही जाता है, नहीं, वो व्यापार करने नहीं जाता है, बल्कि वो सांस्कृतिक समामेलन को भी अपने साथ लेकर जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जब ये जाते हैं तो अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर जाते हैं और वहां पहुंचकर उन लोगों की संस्कृति, खान पान आदि को देखते हैं। हो सकता है कोई डिश वहां पर इनको पसंद आ जाए, उस डिश को बनाने का तरीका अपने साथ लेकर वापस लौटें और उस डिश में हम लोग यहाँ पर कोई परिवर्तन कर दें, जिससे क्या होगा, जिससे वो एक नया रूप ले लेगी और हम कह देंगे कि ये सांस्कृतिक समामेलन हो गया है। तो देखिए इन देशों के साथ जब व्यापार होता था तो केवल व्यापार नहीं होता था, व्यापार के साथ सांस्कृतिक समामेलन भी होता था। ये दोनों चीजें यहाँ पर मुख्य तौर पर शामिल है। सपोज कि आप यहाँ से जो हैं, आप यहाँ से मान लीजिए कि आप यहाँ से सपोज कि दक्षिण भारत जाते हैं, है ना, साउथ इंडिया जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग अगर साउथ इंडिया जाएंगे तो साउथ इंडिया जा करके वे वहाँ के खान पान को जब चखेंगे तो अपने यहाँ की चीज़ों को भी मिस करेंगे कि हमारे यहाँ भी ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो अपने यहाँ की चीज़ों को वहाँ बनाएंगे और वहाँ की चीज़ों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि जो संस्कृति है उसको फलने फूलने का मौका जरूर मिलता है, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट। एक मिनट में थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इरेज हो नहीं रहा अभी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सैंडल लोगों के लिए व्यापार का बहुत अधिक महत्व था इन लोगों के लिए और इस दृष्टि से उन लोगों ने बहुत ही प्रगतिशील नीति को अपनाया था, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि अब कुछ लोग जब एग्रीकल्चर से फ्री हो गए तो वो क्या करेंगे, उनका सिर्फ एक ही काम है और वो काम है कि अपने व्यापार वाणिज्य को
बहुत अच्छे से बढ़ावा देना, अपने व्यापार वाणिज्य को बहुत अच्छे से बढ़ावा देना, ये उनका मुख्य काम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ समझ लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, शायद सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता में व्यापार का जो मुख्य आधार है वो निर्यात था। ठीक है, व्यापार का जो मुख्य आधार है वो निर्यात था, जिसमें वे कच्चे माल को अन्य क्षेत्रों से मंगाते थे, उस पर काम करते थे और उसको वापस बेच देते थे। जैसा मैंने आपको बताया, सैंधव नगरों का जो व्यापारिक संबंध है वो मेसोपोटामिया और फारसी खाड़ी से था, और इस तथ्य के अनेक पुरातात्विक प्रमाण हमको मिल जाते हैं। पुरातात्विक प्रमाण का क्या मतलब है कि चीजें एक जगह से दूसरी जगह जब जाती होंगी तो अपने साथ कुछ अन्य चीजों को ले जाते होंगे लोग, और जब अन्य चीजों को अपने साथ ले जाते होंगे तो उन चीजों का वहां पर वे प्रचार प्रसार करते होंगे, और कुछ चीजें वहां पर छूट भी जाया करती थी। तो बाह्य देशों के साथ व्यापार के मुख्य कारण हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है कि हड़प्पा कालीन जो वस्तुएं मेसोपोटामिया से मिली हैं वे दोनों सभ्यताओं के संबंध को दर्शाने के लिए काफी है। तो क्या क्या चीजें मिली हैं उनको हम फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा कालीन मुहर है वो मेसोपोटामिया के सूसा और उर नामक क्षेत्रों से हमको मिल जाती है। इसके बाद हाल ही में फारस की खाड़ी में फेल्का जो द्वीप है वहां पर बहरीन और मेसोपोटामिया के निप्पुर में एक सिंग वाले पशु की आकृति और सिंधु लिपि हमें उत्कीर्ण मिलती है। ये कुछ साक्ष्य हैं। ये क्या है? ये आपके लिए कुछ साक्ष्य हैं जिनके आधार पर आप प्रूफली कह सकते हैं कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह बिकने जाता होगा, व्यापार वाणिज्य दशाएं उन्नत होंगी और इन ये चीजें भी वहां पर मूव करती होंगी। एक जगह है तेल अस्मार जो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया कहाँ है? तो ये इराक में है, याद रखिएगा, इराक में है। ठीक है, और से हमें हड़प्पा कालीन लाल पत्थर का मनका भी मिल जाता है। जो लाल पत्थर हम लोग राजस्थान से मंगाते थे, उस पर वर्क करते थे और उन्हें दुनिया के क्षेत्रों में बेच दिया करते थे। इसी तरह पक्की मिट्टी की कुछ छोटी मूर्ति हमें निप्पुर से प्राप्त होती हैं, और ये जो छोटी मूर्तियां हैं ये हड़प्पा नामक जो इलाका है और मोहनजोदड़ो से हमको हासिल हो चुका है। तो इन चीजों के ऊपर इन चीजों को देखकर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की चीजें अपने साथ व्यापार के लिए जाती होंगी और वे समय के साथ पीछे छूट गई। मोहनजोदड़ो में एक और चीज है कि मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की एक बड़ी बेलनाकार मुहर हमें मिलती है जो दोनों के रिलेशंस को बताने के लिए काफी है। चलिए अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि लोथल से मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मुहर और तांबे का ढला हुआ धातु पिंड भी हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त एक कपड़े पर सिंधु सभ्यता की एक मुहर की छाप है ना, मुहर की छाप है। जो मुहरें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी हैं उस तरह की मुहर सील यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। लोथल से मिट्टी की बनी एक नाव की प्रतिमूर्ति मिलती है जिसमें चप्पू वगैरह लगाने की जगह भी है और उसे चलाने की व्यवस्था भी उसमें दी गई है। सिंधु घाटी में एक मन का माप बाट के प्रयोग के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं जो कि सुमेर सभ्यता में खास तौर पर प्रयोग आते थे। मेसोपोटामिया में स्थित अक्काड़ के प्रसिद्ध सम्राट जिनका नाम है सारगोन ने यह दावा किया था कि दिलमुन जो बहरीन है ना, इसको बहरीन मानेंगे आप लोग, बहरीन है ना, माकन और मेलुहा जो है ये आपका सिंधु घाटी क्षेत्र है पूरा, है ना, सिंधु घाटी क्षेत्र है। ये कहा उन्होंने कि ये जो तीन इलाके हैं दिलमुन, माकन और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। तो राजधानी में लंगर डालने की बात कहना मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार के लिए ही वे लोग आए होंगे। ये चीज यहाँ पर और अच्छे से प्रूव हो जाती है। अब एक मैप देख लेते हैं। इन सब बातों को अगर अच्छे से याद करना है, समझना है, तो मैपिंग बहुत जरूरी है। तो देखिए ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पर आपको भारत नजर आएगा, ये अफगानिस्तान, ये ईरान और ये इराक। ठीक है, ये सऊदी अरब का इलाका है, ये यहाँ पर ओमान आप देखेंगे, ये मस्कट, ठीक है, और ये यूनाइटेड अरब अमीरात है ना, यूएई, ये वाला इलाका है यूएई। ठीक है, ये सारे इलाके आप एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पर आप ये देखिए कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेसेस कौन कौन से हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर आप देखेंगे लोथल, एक मिनट इनको, ये है लोथल, ये वाला इलाका है लोथल, ये है रंगपुर, ठीक है। इसके बाद ये है अल्लादीनो, ये बालाकोट, ये वो वाला बालाकोट नहीं जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ठीक है। बालाकोट ये पाकिस्तान में एक बंदरगाह वाला प्लेस है, कराची के पास ही है ये वाला। इसके बाद ये है सुतका कोह, सुतका कोह, और यहाँ पर आपको सुतकेंगे डोर, इसके जस्ट आगे है सुतकेंगे डोर, ठीक है, सुतकेंगा डोर ये है यहाँ पर, इसके थोड़ा सा आगे है। इसके बाद ये है मकरान जो बलूचिस्तान ईरान में आता है, ठीक है, ये आता है प्लेस ईरान में ये वाला। और इसके बाद ये है दिलमन, दिलमन मतलब कि आज के टाइम पर इसको हम बहरीन बोलते हैं, ठीक है। और ये फारस की खाड़ी है, ये जो इलाका आपको दिखेगा इराक में, ये पूरा इलाका जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये सारी चीजें आप थोड़ा अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए ये जितने भी हमारे बंदरगाह वाले इलाके हैं जैसे कि मकरान, सुतकाको, बालाकोट, अलादीनो, रंगपुर, लोथल, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में जो व्यापार करने लायक वस्तुओं का निर्माण होता था उन्हें स्थल मार्गों से यहाँ पर इन जगहों पर पहुंचाया जाता था। और देन उसके बाद उन चीजों को यहाँ से बंदरगाह की सुविधा से और अरब सागर से होते हुए, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, बहरीन की खाड़ी और फिर इसके बाद फारसी खाड़ी क्षेत्र से होते हुए मेसोपोटामिया तक आराम से पहुंचा दिया जाता था, ठीक है। अब ये व्यापार कोई एक या दो दिन चलने वाला व्यापार नहीं था, सालों तक चला, बहुत सारे वर्षों तक, 500-600 सालों तक और उससे ज्यादा सालों तक ये व्यापार चलता रहा। तो जब इस व्यापार के दोनों तरफा होने से, ठीक है, जब इस व्यापार के दोनों तरफा होने से, क्योंकि हम लोग यहाँ से विलासिता की वस्तुओं को भेजते थे, याद रखना विलासिता की वस्तुओं को भेजते थे, और मेसोपोटामिया से हम लोग जो है कच्चा सामान मंगाया करते थे, ठीक है। कच्चा सामान वहां से आता था और उन पर वर्क करके विलासिता की वस्तुएं जैसे कि कपड़े हो गए, रेशम के वस्त्र हो गए, या मनके हो गए, आभूषण हो गए, इस तरह की चीजें हम लोग वहां पर भेजा करते थे। तो व्यापारी लोगों ने क्या किया कि समय के साथ इस पूरे रीजन में छोटी छोटी व्यापारिक बस्तियों को भी जन्म दिया, जहां पर वो अपने व्यापार के दौरान रुका करते थे, रुकने के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान किया करते थे, वस्तुओं का लेन देन इत्यादि भी इस समय यहाँ पर होता था। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये व्यापारिक क्षेत्र है, विदेश व्यापार इस पूरे क्षेत्र में किया जाता था। यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए कि ये जो व्यापार है ये दो तरह का है, ये इंटरनेशनल तो है ही लेकिन नेशनल भी है। नेशनल मतलब कि सोने चांदी के लिए जम्मू कश्मीर जाना, ठीक है, नीलम वगैरह के लिए अफगानिस्तान और ईरान की ओर रुख करना, इसके बाद तांबे के लिए राजस्थान रुख करना, चांदी और सोने के लिए साउथ में कोलार की खानों को देखना, ठीक है। तो ये चीजें भी होती थी, मतलब ये इंटरनेशनल तो है ही लेकिन नेशनल भी यहाँ पर इस तरह से व्यापार हुआ करता था, ठीक है। तो इस मैप को आप जरूर अच्छे से समझ गए होंगे जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा दिलमन, बहरीन, मकरान और मेलुहा, ये तीन इलाकों का उल्लेख हमें मेसोपोटामिया में भी मिलता है, और जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य आधार है वो व्यापार होता था, ठीक है। चलिए इसके बाद एक मैं ईरान का भी मैप बताया था जिसमें आपको दजला और फरात यानी जो टिग्रिस नदी है इसके किनारे किनारे जो सभ्यता जन्मी, ये इसका मैप आप देखोगे तो ये इतने बड़े इलाके में ये फैला है पूरा, ये मेसोपोटामिया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये मेसोपोटामिया का इलाका है, ये टिग्रिस नदी है और दजला फरात इनको ओल्ड टाइम पर बोलते थे, दो नदियां दजला और फरात, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी फारस की खाड़ी है, पर्शियन क्षेत्र है, यहाँ से हमारा व्यापारिक सामान आता था और इस मार्ग से मेसोपोटामिया से हम कच्चा माल लेकर जाया करते थे, ठीक है। तो ये मैप भी अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। अब आता है कि सिंधु सभ्यता में औद्योगिक केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है। ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट है क्योंकि हमने अभी व्यापारिक दशाओं को देखा कैसे जन्म लिया, उसके बाद हमने ये देखा कि कैसा व्यापार किस किस के साथ होता था वो, और
सिंधु सभ्यता के उद्योग केंद्र क्या थे उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बर्तन उद्योगों के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जाने जाते थे। धातु उद्योग के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जाने जाते थे। मनका उद्योग के लिए चन्हूदड़ो और लोथल फेमस थे। चूड़ी उद्योगों के लिए कालीबंगा और चन्हूदड़ो ये मुख्य तौर पर थे। कांसा उद्योग मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध था। ईंट निर्माण जो है वो लगभग सभी जगह पर होती थी क्योंकि नगरों का निर्माण होता था और नगरों को बनाने के लिए ईंटों की जगह सभी जगह होती थी। हाथी दांत उद्योग लोथल फेमस था। प्रसाधन सामग्री मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो से मिलती थी। कछुए की खाल से संबंधित जो उद्योग है ये लोथल में होता था क्योंकि ये समुद्री इलाका था। सीप उद्योग बालाकोट में क्योंकि ये अरब सागर की तरफ है। और मूर्ति निर्माण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में हुआ करता था। ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जहां पर इन सारी वस्तुओं का निर्माण होता था और उन्हें व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों में खपा दिया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में आयातित होने वाली सामग्री क्या थी। अब आप ये मत कहिए कि सिंधु सभ्यता में सभी चीजें यही लोग उत्पादित करते होंगे, ऐसा नहीं था। आयात और निर्यात पर ये चलता था। तो क्या चीज आयात होती थी उनको हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए आयात में होने वाली जो मुख्यतः चीजें हैं वे या तो धातुएं हैं या फिर ऐसे पत्थर हैं जो कीमती हैं, ठीक है। बाकी ये चीजें खाद्यान्न वगैरह की चीजें यहाँ से नहीं मंगाते थे, ठीक है। ये यहाँ से इन चीजों को नहीं मंगाते थे। तो जैसे डामर यानी कि बिटुमिन, ये सिंधु के दाहिनी तीर मतलब उस क्षेत्र जो फरांत नदी है उसके तट से ये मंगाया करते थे। अलाबस्टर बलूचिस्तान के क्षेत्रों से मिलता था। सेल खड़ी जो कच्चा पत्थर आता है इसे बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात के देवनीमोर नामक इलाके से मंगाते थे। चांदी को अफगानिस्तान अथवा ईरान से मंगाने का काम करते थे। सोने को ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो वहीं तांबा सिंधु घाटी के क्षेत्रों और राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था। टीन बंगाल, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। वहीं पर सीसा ईरान, अफगानिस्तान और मुख्यतः राजस्थान के अजमेर से सीसा मंगाते थे। फिर जो फोर्जा है जिसको हम टकवा बाइस बोलते हैं, पुराने समय में बहुत इंपॉर्टेंट धातु होती थी। इसको ये खुरासान या अफगानिस्तान के क्षेत्रों से मंगाते थे। खुरासान मतलब कि इसको आप उत्तर पूर्वी फारस कहते थे उस समय। लाजवर्द को बंदकशाह अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र से मंगाया जाता था। और लाजवर्द से बने जो मोहनजोदड़ो से 2 मनके मिले हैं, एक मोती मिलता है। हड़प्पा से 3 मनके मिले हैं। लोथल से 2 मनके मिले हैं। मनके मतलब कि जो आपके हार वगैरह होते हैं उनमें लगाने के छोटे छोटे मोती होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो लाल रंग है ये हम कच्छ और मध्य भारत, फारसी खाड़ी में स्थित द्वीप हिरमुज या हरमुज से हम लोग मंगाते थे। वहीं हेमेटाइट जो है ये राजपूताना राजस्थान के क्षेत्रों से मंगाया जाता था। शंख, घोंगे ये भारत के प्रसिद्ध समुद्र तट और फारसी खाड़ी से मिलता था। और शंख का प्रयोग करके ये चूड़ियां और अन्य तरह की चीजें बनाते थे। इसी साथ गोमेद, कार्निलियन राजपूताना पंजाब, मध्य भारत और कठियावाड़ से मंगाया जाता था। स्लेटी जो पत्थर है, स्लेटी पत्थर राजस्थान से मंगाया जाता था। फिर उसका सूर्यकांत या जिसे जेस्पर कहते हैं जो चमकीला होता है राजस्थान से मंगाते थे। संगमरमर राजस्थान से 1950 खुदाई में मोहनजोदड़ो में संगमरमर के कुछ टुकड़े मिलते हैं मकान में बने हुए, और इनके कुछ बने हुए मकान की चीजें मिल जाती हैं। तो संगमरमर का भी ये प्रयोग करते थे। चर्ट ये शक्कर रोहरी से मंगाते थे। फिरोजा ईरान से मंगाते थे, नीले रंग का होता था थोड़ा। उसके बाद ब्लड स्टोन मतलब रेड लाल पत्थर राजस्थान से मंगाया जाता था। तो फुक्साट पत्थर को मैसूर से मंगाते थे। अमेजोनाइट नीलगिरी की पहाड़ी और कश्मीर से। वहीं देवदार और शिलाजीत हिमालय के पर्वतीय भाग से मंगाया जाता था। तो ये जितनी भी वस्तुएं मंगाई जाती थी इन सारी वस्तुओं की खपत ये अकेले नहीं करते थे बल्कि इनको विनिर्माण करते थे। इन्हें फिर से मैन्युफैक्चर करके और दुनिया के अन्य देशों में बेच दिया करते थे। अब ये तो आयात होने वाली चीज हो गई। अब इसमें आयात होने वाली चीजों में आपने देखा होगा कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें या तो धातु है अधातु है, लेकिन खाद्यान्न वस्तुएं नहीं है ना। लेकिन कुछ खाद्यान्न वस्तुएं जैसे कि आपके दाख, काजू या खजूर, ठीक है, ताड़ का तेल, इस तरह की चीजें ये इन देशों से मंगाया करते थे। इन चीजों को मंगाते थे, अपने यहाँ नहीं होती थी।
अब निर्यात में किन चीजों का उपयोग करते थे, तो देखिए व्यापार संतुलन की अवस्था पहली चीज की सिंधु घाटी के पक्ष में थी। निर्यात होता था, आयात भी होता था और निर्यात भी होता था। निर्यात होने वाली वस्तुएं ज्यादा होती थी, इसलिए सिंधु घाटी को ज्यादा मुनाफा होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से विलासिता की सामग्रियों का ही व्यापार करते थे, जैसे मनके बेचना, माणिक बेचना, आभूषण बेचना, जिसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती थी, ठीक है, इसकी कीमत ज्यादा होती थी। लोथल से सीप की वस्तुएं हमें मिलती हैं, हाथीदांत की वस्तुएं मिलती हैं, तैयार माल हमें मिलता है, कपास अनाज निर्यात किया जाता था, ये इन्हीं इलाकों से होता था, मोहनजो लोथल वगैरह से। हड़प्पा से मेसोपोटामिया की वस्तुएं हमें नहीं पाई गई हैं। क्या कारण है नहीं मिलने का, तो वहां से जो लोग हैं वो कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल, खजूर, चमड़े के उत्पाद आदि आयात करते थे और समय के साथ ये वस्तुएं समाप्त हो गई, वो मिली नहीं। लेकिन हमने जो चीजें वहां भेजी, जैसे हरी रात की वस्तुएं, सीप या मनके या अन्य तरह की चीजें, वो सब चीजें आज भी हमें मिल जाती हैं। सिंधु सभ्यता में अमीर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाई व्यापार को ही प्रोत्साहन किया गया था, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो देशी व्यापार तो करते थे, लेकिन देशी व्यापार से इतना मुनाफा नहीं होता था जितना कि विदेशी व्यापार से होता था। अब व्यापार में जाने वाली चीजों का एक इमेज मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया है, इसको आप देखिए। इसमें आपको ये इमेज वही है जो ओल्ड टाइम पर मैंने आपको दिखाई थी लास्ट उसमें। इसमें कमर में बांधने की चीजें, हाथ में पहनने की चीजें आपको मिल जाएंगी, पैरों में पहनने वाली पायल, गले का गलबंद यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत सारे आभूषण, कान के पहनने की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी व्यापार का मुख्य हिस्सा होती थी। और सिंधु घाटी के जो मुख्य नगर है, जो भी अभी हम इस वीडियो में देख चुके हैं, उसमें आपको ये पता चला कि यहाँ पर ये बनती थी और इनको बेचा जाता था। अब यहाँ पर जो व्यापार होता था ये किन क्षेत्रों से होता था, तो ये बंदरगाहों से होता था। तो कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जैसे लोथल, रंगपुर, है ना, प्रभास पाटन, जिसको सोमनाथ हम लोग आज के टाइम पर कहते हैं, ये एक बंदरगाह था प्रमुख। इसके बाद था बालाकोट, सुतकेंगेडोर, सुतकाकोह। और इसमें कुछ नोट आप देख लें कि बलूचिस्तान जो है आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र नहीं था, आज भी नहीं है, फिर भी ये अहम था। क्या कारण था, तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि यहाँ मैप में आप देख लें कि जो अरब सागर है इसके सामने की ओर ये पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ज्वार और भाटे का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, और सीधा होने के कारण बहुत आसानी से नाव यहाँ पर लग जाती थी। इस वजह से बलूचिस्तान के इलाके में ये वाले आप देख सकते हो कि आपको बंदरगाह नजर आएंगे। वहीं पर इन इलाकों में बंदरगाह कम है क्योंकि ज्वारी क्षेत्र बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो इन इलाकों में आपको जैसे लोथल मिल जाएगा, ये रहा लोथल, ये रहा रंगपुर, नदियों के किनारे थे, ये देसालपुर है, यहाँ पर सोमनाथ का है ना, प्रभास पाटन, ये अलादीनो हो गया, बालाकोट हो गया, सोतकाकोह और सुतकेंगी डोर, ये वे इलाके हैं जो खास तौर से बंदरगाह, डॉकयार्ड के रूप में काम आते थे। अन्य नगरों की बात करें तो जैसे लूनी नदी यहाँ आपको दिख जाएगी, धोलावीरा मिल जाएगा, देसलपुर, है ना, सुरकोटड़ा, यहाँ घग्गर नदी का शुष्क तल है, घग्गर नदी गायब हो जाती है, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर, रोपड़, ये सब भी प्रमुख नगर हैं, लेकिन ये स्थल मार्गों से इन बंदरगाहों से जुड़े हुए थे और व्यापार किया करते थे। अब भैया यहाँ पर फिर से उभरा है इनका प्रश्न। प्रश्न है कि व्यापार तो उन्नत था, ये पूरा वीडियो देखकर इनको समझ में आ गया है ना, ये इनका नाम है रॉकी, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि व्यापार तो उन्नत था, है ना, पर ये नहीं पता कि ये सामान के बदले में व्यापार में कौन सी मुद्रा लेते थे। और ये बात बिल्कुल सही है ना। इन पर जो गीतो हैं ये परेशान हो गई, भाई इन्होंने ये क्या प्रश्न पूछ लिया। मैंने जैसा कि बताया कि मेरी वीडियो में कुछ कार्टून कैरेक्टर होंगे जो अपने प्रश्नों को समय समय पर लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता था कि वस्तु विनिमय होता था, है ना, वस्तु का विनिमय होता था, मतलब कि हम एक वस्तु देते थे और बदले में दूसरी वस्तु को प्राप्त करते थे। यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं या जो मुद्राएं मिली है ना, मोहरें या मुद्राएं मिली हैं, ये कोई करेंसी नहीं है, ये बात आप समझ लें, ये कोई करेंसी नहीं, ये करेंसी नहीं है। ये तो एक तरह की वो मुहर है जो ये बताती थी कि ये व्यापार का जो सामान आया है कि किस व्यापारी ने भेजा है, ये वाली चीज। यहाँ पर मुख्य तौर पर वस्तु विनिमय होती थी, हम सामान के बदले सामान लिया करते थे। उस समय मुद्रा का रूप नहीं था, जैसे कि आज रुपए है या डॉलर है या यूरो है, ऐसी कोई चीज उस समय नहीं होती थी।
आशा करता हूँ आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ी बात कि परिवहन के साधन क्या थे और कैसे हम प्रूव करें कि हाँ परिवहन होता था। तो देखिए मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर हमको नाव का चित्र मिल गया है। पक्की ईंटों से बनी हुई हमें एक नाव का नमूना भी लोथल से मिला है, मतलब ईंट के ऊपर नाव का चिन्ह बना हुआ है और जिसमें मस्तूल लगाने का छेद बना हुआ है। मस्तूल मतलब एक प्रकार का चप्पू जिसकी सहायता से नाव को आगे चलाया जाता था। अंतर्देशीय परिवहन का साधन बैलगाड़ी था देश के अंदर, और जिसकी कई मिट्टी निर्मित नमूने हमको मिल चुके हैं। हड़प्पा और तनुदड़ों से कांसे की गाड़ियों के नमूने भी हमको मिल जाते हैं। और हड़प्पा में एक बैलगाड़ी में प्रयुक्त जो पहिए हैं वो ठोस पहिए हैं। इसका मतलब है कि उस समय कोई टायर जैसी कोई चीज नहीं होती थी, बल्कि ठोस धातु की चीजों का प्रयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज मिली है जिसमें दो बैल लगे हुए हैं, ये पहिया है, पूरा ठोस है, बर्तन रखे हुए हैं और व्यक्ति इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर एक इमेज आप ये वाली देख सकते हैं, ये एक मोहर है जिसमें आपको ये नाव नजर आएगी। ठीक है, ये हमें नाव इस बात को बता रही है, ईंट पर बनी हुई है, इस बात को बता रही है कि जो व्यापार है, इंटरनेशनल व्यापार, वो नाव की सहायता से होता था। अब इसके साथ साथ व्यापार में माप तोल के लिए भी चीजों का प्रयोग किया जाता था। तो क्या करते थे वो उसको हम और देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल की प्रक्रिया से सुपरिचित थे। सीप का बना हुआ मानक बाट मोहनजोदड़ो से मिल जाता है। दोस्तों ये जो चीजें है ना, ये मोस्ट टाइम पे है आपकी प्री एंड मेंस एग्जाम में। एक और चीज आप यहाँ पे समझ लें कि ये जो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स में जो डेटा मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ये आपको 50 शब्दों में सटीक उत्तर लिखने के लिए कैपेबल बनाएगा। और अगर आपको 250 शब्दों में या 300 शब्दों में भी अगर उत्तर लिखना हो तो इनको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकेंगे, क्योंकि ये केवल क्रीम मैंने यहाँ पर आपको दी है। लेक्चर की क्वालिटी के हिसाब से आप देख पाएंगे कि लगभग वो सभी बातें यहाँ पर कवर की हैं जो आपकी आपकी सिविल सर्विसेज में प्री एंड मेंस में पूछी जाती है। ठीक है, एक और चीज, प्री में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सीप का बना हुआ मानक बट का जो है या बाट जो है वो किस सेंधव नगर से प्राप्त हुआ है, तो ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी दांत का एक स्केल मिलता है, वो लोथल से मिला है ना। स्केल मतलब ये ऐसा जिस पर कुछ चिन्ह अंकित हैं जिनसे चीजों को नापा जाता होगा। इसके बाद हमको फिट मतलब एक फीट जो है वो लगभग इतने सेंटीमीटर का मिलता है, और क्वीट जो है वो लगभग 52 सेंटीमीटर का उस समय होता था। ये स्केल पर ही दिया हुआ है। इसके बाद ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, जबकि निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली होती थी। दशमलव प्रणाली मतलब जैसे स्केल होती है ना, स्केल में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी दशमलव प्रणाली हो गई। वहीं पर भाजन मतलब जैसे कि अगर आप 10 तक आ गए तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक भाजन हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग हो गया। तो इस तरह की चीज यहाँ पर होती थी। गणना में 16 और उसके गुणकों का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कैसे होता था तो वो भी देखते हैं कि ये तोल के लिए 16 का गुणक मतलब कि यहाँ से 1 2 3 4 8, 4 के बाद 8 16। अब देखिए 16 का मल्टीपल आएगा, अभी तक मल्टीपल नहीं था पर अब मल्टीपल आएगा। 32 64 160 200 320 है ना, 640, इस तरह के अनुपात का प्रयोग करते थे जो कि 16 से मिलता जुलता था। अब बाट कैसा होता था तो देखिए इस्लामाबाद का जो एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में ये रखा हुआ है और इसमें आपको तराजू दिख जाएगा और ये यहाँ पर आपको बाट रखे हुए दिख जाएंगे, पड़ले मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर देखिए बाट के कुछ नमूने यहाँ पर ये रखे हुए हैं और इनका प्रयोग करके वस्तुओं को माप तोल किया जाता था। तो अब आता है वीडियो का अंत, लेकिन वीडियो के अंत में रॉकी का फिर से क्वेश्चन आया है कि ये सब तो ठीक है पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ये व्यापार के इतने अच्छे उन्नत चिन्ह कहाँ गायब हो गए। तो वहीं गीतो बोल रही कि इनकी ये तो बस प्रश्न ही पूछता रहता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, प्रश्न होना चाहिए। तो गीतो जी क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि इसके बाद ये चिन्ह कहाँ गायब हो गए। तो देखिए इसका उत्तर ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो पतन के बाद पूरी की पूरी सभ्यता लगभग लगभग विलुप्त हो गई। और जब ये विलुप्त हो गई तो वे लोग जो व्यापार किया करते थे वे भी समय के साथ चले गए, लेकिन पूरे तरीके से विलुप्त हो गया ये कहना बहुत जल्दबाजी है। इस पर अभी भी शोध चल रहे हैं और अभी भी जब व्यापार के लिए जाया जाता है तो इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता है। और आज भी आप देखेंगे कि ये जो इलाके हैं ये आज भी या तो बंदरगाह हैं या प्रमुख व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हो चुके हैं। तो ये कहीं गायब नहीं हुए थे, अपने ही चिन्हों को लेकर छुप गए थे कुछ समय के लिए। और उसके बाद जब
वैदिक काल आता है, वैदिक काल के बाद जब मौर्य काल और गुप्त काल आता है तो इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए व्यापार वाणिज्य चलता है। तो ये था हमारे वीडियो का अंत, जिसमें हमने आज देखा अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों के बारे में, कौन कौन सी व्यापारिक नगर थे उनको हमने देखा, परिवहन के साधन हमने देखे, बंदरगाह हमने देखे और चलते चलते भार और माप की प्रणालियों को भी देखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप हमें देख सकते हैं। एक और चीज़ की फेसबुक पर आप हमें पीएससी अड्डा का जो पेज है उस पेज को आप लोग लाइक कर दीजिए। एक ग्रुप है MPPSC विथ पीएससी अड्डा, ठीक है, इसको भी आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पीएससी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।